हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीव, फ्रेंड का मतलब मित्र और फोए का मतलब शत्रु। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे प्रकार देखे हैं पशुओं के और पौधों के। अलग अलग तरह के पशु, अलग अलग तरह के पक्षी हैं, अलग अलग तरह के पौधे आपने देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो हमने जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो जीवित जो जीव हैं अपने जो चारों तरफ, उन्हें क्या आपने नॉर्मली कैन नॉट सी, क्या आपने उन्हें ऐसे सामान्य रूप से कभी देखा है? तो कहने का मतलब है कि आपने अलग अलग तरह के पशु पक्षी, अलग अलग तरह के पौधे देखे हैं। तो क्या आपने कभी जो अपने आसपास के, अपने चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें मतलब ऐसे ही कहीं देखा है? क्या उन्हें आप ऐसे ही देख सकते हैं नॉर्मली? दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो ये क्या कहलाते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिन्हें हम ऐसे ही नहीं देख सकते नॉर्मली। उनको हम क्या कह सकते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread get spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब रेनी सीजन होता है, ठीक है, जब बारिश का मौसम होता है, उसमें जब नमी होती है तब ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, ठीक है, जो ब्रेड होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी। तो बारिश के मौसम में जब नमी होती है तब उससे क्या है कि ब्रेड खराब होनी शुरू हो जाती है। स्पॉइल्ड मतलब खराब। एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस, और उसकी सतह पे, उसकी सरफेस पे ग्रेइश कलर के पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसका जो ऊपर का सरफेस है, ब्रेड की जो ऊपर की सतह है, वो कैसी हो जाती है? ग्रेइश हो जाती है। उस पर ग्रेइश कलर के पैचेस बन जाते हैं, दाग या धब्बे बन जाते हैं। पैचेस का मतलब दाग या धब्बे। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रो अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो ये जो पैचेस हैं, ये जो धब्बे बने हैं ब्रेड की सरफेस के ऊपर, इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे हम इसे देख सकते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं बड़ा करके। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो हम देख सकते हैं कि उस पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, ये जो संरचना बनी है, ये क्या है और ये कहाँ से आई, ये कैसे बनी? तो इसमें आगे देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। तो आपने देखा, जब ऑब्जर्व किया गया मैग्नीफाइंग ग्लास से, हमने जब देखा कि ब्रेड की जो ऊपर की सरफेस है जो ग्रेइश कलर की हो गई है, तो जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखा, ठीक है, ऑब्जर्व किया, तब पता चला कि उसमें जो टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे जीव हैं वो मूव कर रहे हैं, उनमें मूवमेंट हो रही है। तो इसमें आगे देखते हैं। और इसमें एक एक्टिविटी तो ब्रेड वाली की गई और एक एक्टिविटी की गई कि टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रो अ माइक्रोस्कोप। पॉन्ड से कुछ बूंदे पानी लाया गया, ठीक है, जो तालाब है वहाँ से पानी लेकर आए और उस पानी की कुछ बूंदों को जो ग्लास स्लाइड है उस पर छिड़का गया। फिर उसे माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जर्व किया गया, उसे उसके बारे में मतलब जाना गया। तो क्या देखा ऑब्जर्वेशन में? These observations show
दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। तो इस ऑब्जर्वेशन में जाना कि जो पानी और जो मिट्टी है वो किससे भरी हुई है, पूरी तरह से टाइनी ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों, जो छोटे छोटे जीव हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, तो जो छोटे छोटे जीव हैं उनसे वो भरा हुआ है। क्या, जो स्लाइड हमने माइक्रोस्कोप में लगाई थी उसमें हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि जो मिट्टी और पानी है वो फुल है टाइनी ऑर्गेनिज्म से। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो हम उन्हें सभी को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, सभी को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी को नहीं रखा जा सकता। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव, ये क्या है, बहुत छोटे हैं, ठीक है। सो स्मॉल इन साइज, आकार में क्या है, ये बहुत छोटे हैं। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, और इन्हें हम ऐसे ही अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब कि बिना किसी हेल्प के इसे नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह है, माइक्रोस्कोप वगैरह है, इनका यूज़ लेना पड़ता है, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे कि सच एज, जैसे कि द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर कोई फंगस है, ठीक है, कोई फंगस ग्रो कर रहा है, ठीक है। फंगस मतलब कि काई, तो कोई काई ब्रेड पर बन रही है, तो कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ होता है चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, स्पष्ट तरीके से देखने के लिए। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और जो दूसरे जो होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। जो दूसरे होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, इसलिए तो इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 बड़े ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये जो 4 बड़े ग्रुप हैं, इन्हें नाम दिया गया है बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं वो, फंजाई कवक, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है, और शैवाल, ठीक है। एल्गी का मतलब शैवाल। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 से लेके 2.4 तक। जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें दिखाया गया है, उनकी मतलब जो चित्र हैं वो दिखाए गए हैं। तो जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते, या हम कह सकते हैं कि जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप के हेल्प की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और इन ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें 4 जो मेजर ग्रुप होते हैं, जो 4 बड़े ग्रुप होते हैं, उनमें इनका वर्गीकरण किया गया है, उन्हें वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम है बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई, शैवाल, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है। फंजाई मतलब कवक और एल्गी मतलब शैवाल। तो इनके डायग्राम भी बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, ये भी क्या होते हैं कि आर ऑल्सो
माइक्रोस्कोपिक, इन्हें भी माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर ये जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये अपना मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। ये किस में रिप्रोड्यूस होते हैं? जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो दूसरे जीव होते हैं उनके सेल के अंदर घुस के ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये खुद को मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो दूसरे जीव होते हैं उनमें ये क्या करते रहते हैं? खुद को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, फिर से ये मतलब होते रहते हैं, फिर से बनते रहते हैं। तो वायरस का मतलब समझ में आया आपको कि वायरस भी क्या होते हैं कि माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, इन्हें बिना माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। और ये जो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर, उनकी कोशिका के अंदर ये घुस के और क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं खुद। ये क्या है? फिर से पैदा होते रहते हैं, ठीक है, फिर से बनते रहते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम, जो कि जैसे कि एक बैक्टीरिया, एक जो ठीक है, एक बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो एक है तो ये बैक्टीरियम, और बहुत सारे होते हैं तो वो कहलाते हैं बैक्टीरिया। और जब एक की बात होती है तो बैक्टीरियम। प्लांट और एनिमल, पौधे और पशु, ठीक है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5 में वायरस का जो फिगर है, जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो जैसे कि तो सामान्य रूप से जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई, सर्द हो गया, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एंड मोस्ट कफ्स, और ज़्यादातर क्या, खांसी, आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये इन सब किसकी वजह से होते हैं, किस कारण से होते हैं? ये वायरस के कारण होते हैं, वायरस के द्वारा ये होते हैं, ठीक है। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। जो सीरियस डिजीजेज हैं, ठीक है, जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि पोलियो है और चिकन पॉक्स है, जो माता निकलती है, ठीक है, ये किसके कारण होते हैं? ये बीमारियां ये वायरस के कारण होती है, विषाणुओं के कारण होती हैं। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। जो डिसेंट्री वगैरह है बीमारी, है ना, दस्त वगैरह लगते हैं, एंड मलेरिया, है ना, तो ये किस कारण से होते हैं? ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके कारण ये बीमारियां होती हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी है, आर बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोअन से कौन सी होती है? प्रोटोजोआ से डिसेंट्री है, मलेरिया, ये बीमारियां होती हैं। और जो बैक्टीरियल डिजीज है, जो जीवाणुओं से होती है, बैक्टीरिया से होती है, वो कौन सी है? टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। तो इनके बारे में हम पहले से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं इन सूक्ष्म जीवों के बारे में क्लास 6 में और क्लास 7 में। इसमें आगे देखते हैं। तो ये फिगर बताया हुआ है, ये है बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह के दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है एल्गी में क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लेमाइडोमोनास, ये स्पायरोगायरा है। फिर नेक्स्ट इसमें फिगर दिया हुआ है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ में कौन कौन से है? ये अमीबा का दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इसमें है फंजाई, ठीक है, जो कवक होती है, उसमें ये ब्रेड मोल्ड दिया हुआ है, पेनिसिलिन का दिया हुआ है, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है, ओके, पेनिसिलियम, ये स्ट्रक्चर पेनिसिलियम का है। फिर ये एस्परजिलस का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है वायरसेस का, ठीक है, वायरस का ये स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना दी हुई है। फिर नेक्स्ट इसमें आगे है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, ठीक है, ये क्वेश्चन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर हम।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, एकल कोशिकीय होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और कुछ जो शैवाल होते हैं और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, और जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, कुछ एल्गी हो गई, है ना, कुछ प्रोटोजोआ हो गए, सम प्रोटोजोआ, सम एल्गी, और मल्टी सेलुलर, और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। कहने का मतलब है जो सिंगल सेल्ड हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड, और सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, जो कुछ एल्गी हैं, कुछ शैवाल जो हैं, और कुछ जो प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं। सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई, जैसे कि मैनी एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, बहुत सारी जो एल्गी हैं, शैवाल हैं, और जो फंजाई मतलब कवक, ठीक है। कहने का मतलब जो सिंगल सेल्ड हैं वो क्या, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, और कुछ एल्गी हो गई, है ना, प्रोटोजोआ हो गए, और क्या मतलब मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी एल्गी हो गई, मैनी एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands, ठीक है। तो ये they live in all types of environment, ये जो सिंगल सेल्ड हो गए या जो मल्टी सेलुलर हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हर तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं। तो हम क्वेश्चन यही था कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कैसे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर तरह के वातावरण में, पर्यावरण, हर तरह के वातावरण में ये रहते हैं। और रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, ठीक है, रैंगिंग का मतलब विभिन्न प्रकार के या अलग अलग, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो आइस कोल्ड, जो बर्फीली जगह है, ठीक है, आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, कहने का मतलब है रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, ये अलग अलग प्रकार की जो जगहें हैं, जैसे कि जो बर्फीली जगह है ना, आइस कोल्ड, है ना, आइस कोल्ड क्लाइमेट जो है, जो बर्फीली जो जलवायु है ना, तो वहाँ से ये हॉट स्प्रिंग, ठीक है, ये जो गर्म जो जगह है ना, हॉट जो क्लाइमेट है, वहाँ से भी ये उत्पन्न होते हैं, वहाँ से भी ये निकलते हैं। तो अलग अलग, रैंगिंग का मतलब अलग विभिन्न प्रकार के या अलग अलग जगहों से ये निकलते हैं, अलग अलग जगहों से ये उत्पन्न होते हैं। अगर बर्फीली जगहों से निकल के, बर्फीला जो वातावरण होता है, जलवायु होती है, वहाँ से निकल के ये जो गर्म जगह हैं वहाँ पे भी ये उत्पन्न होते हैं, वहाँ पे भी ये निकलते हैं, ठीक है। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड, और जो रेगिस्तान वाली जगह है, ठीक है, डेजर्ट्स जो हैं वहाँ से मार्शी लैंड्स मतलब कि जो दलदली जो ज़मीन होती है वहाँ तक भी ये उत्पन्न होते हैं। तो इनके जो ये किस तरह से लाइव रहते हैं अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में, ये बताया गया है कि जो ठंडी जगहें होती हैं, है ना, अलग अलग तरह की जो ठंडी जगह वाली जो जलवायु है, वहाँ से निकल के ये गर्म जलवायु में भी, हॉट क्लाइमेट में भी ये निकलते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। और ये डेजर्ट टू मार्शी लैंड, ये जो रेगिस्तान वाली जगह है, ठीक है, वहाँ सूखा होता है ना, तो रेगिस्तान वाली जगह से ये जो मार्शी लैंड है, जो दलदली जगह है, वहाँ तक भी ये उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ तक भी ये निकलते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये किस में भी पाए जाते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, है ना, और जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य में और ये पशुओं में भी ये उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर मनुष्यों की और पशुओं की, ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में भी ये पाए जाते हैं, उनके अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली,
तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जो जीव होते हैं उनके ऊपर वृद्धि करते हैं, उन पर ये स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं और उनके ऊपर ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम किस तरह से कनेक्ट हैं, उनका और हमारे बीच में किस तरह का रिलेशन है, ये इसमें हम जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे जीवन में। सम ऑफ दैम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कोज डिजीजेज। तो कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और क्या करते हैं वो, फिर उनके कारण बीमारियां होती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं, जो हमारे लिए एक मित्र के रूप में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उनके बारे में हम जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मतलब अलग अलग तरह से यूज होता है, अलग अलग तरह से उनका उपयोग होता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनका उपयोग प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दूध हम जमाते हैं, ठीक है, दही बनता है ना, तो दही बनने में, दही की प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, दही बनने में जो ब्रेड होती है और जो केक बनता है, ठीक है, तो दही है, ब्रेड है, केक है, इनकी प्रिपरेशन में, इनकी तैयारियों में किसका यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। तो इसमें आगे देखते हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। इनका यूज एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी होता है, जो पर्यावरण है उसको साफ सफाई, उसकी जो क्लीनिंग है उसकी सफाई करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेज एक्सेट्रा। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो रासायनिक जो वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट होते हैं पदार्थ, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, ठीक है, छिलके हो गए सब्जियों के, है ना, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, जो पशु पक्षी जो मरे हुए होते हैं उनसे निकला हुआ वेस्ट है, फिशेज है एक्सेट्रा। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है आर broken down into harmless and usable substances by bacteria। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, broken down, है ना, इन्हें तोड़ा जाता है into harmless and usable substance। ठीक है, मतलब कि जो harmless मतलब कि नुकसान जो नहीं देने वाला, ठीक है, जो हमारे लिए लाभदायक हो, नुकसान नहीं दे रहा हो और जो हमारे लिए यूजेबल हो, उपयोगी हो, है ना, इन तत्वों में, इन पदार्थों में, इन सब्सटेंस में बैक्टीरिया के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, तो हमने जाना कि बैक्टीरिया का उपयोग जो है वो दवाइयों को बनाने में भी, दवाइयों को तैयार करने में भी किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो हमने इसमें देखा, ये देख लेते हैं इसे दोबारा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं, जो पशु पक्षी जो मर जाते हैं तो उनसे निकला हुआ जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, जो फिशेज वगैरह आदि जो होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये इन्हें क्या करते हैं, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में इन्हें ब्रोकन डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जब इन्हें ब्रोकन डाउन करते हैं, इन्हें तोड़ते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हार्मलेस, हमें ये नुकसान देने वाले नहीं होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं और ये हमारे लिए यूजेबल होते हैं, हमारे उपयोग में लेने वाले ये होते हैं। और इनसे क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इनसे क्या होती है, दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और कृषि में इसका यूज होता है
किसके लिए यूज होता है? इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, जो मृदा का उपजाऊपन है, वो बढ़ाया जाता है। ठीक है, कृषि में बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया के रोल को बताया हुआ है कि बैक्टीरिया का जो एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है। इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो मृदा होती है उसके उसके फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, है ना, इससे दही भी बनाते हैं और इससे ब्रेड भी बनाते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने क्लास 7 में जाना कि जो दूध है वो बैक्टीरिया के द्वारा कर्ड में बन गया, मतलब कि दूध से दही जम रहा है। ठीक है, तो दूध से दही किससे जम रहा है? बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा दूध से दही जमता है। ये हमने क्लास 7 में पढ़ा था। अब इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दही होती है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जो बैक्टीरियम है उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये क्या कर रहा है? दही जमाने का काम कर रहा है, दही को बनाने का काम कर रहा है। दूध से दही बनाने का काम कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। अब इसमें आगे देखते हैं, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ठीक है, इसमें गुणन की क्रिया होती है। ठीक है, गुणन मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें मल्टीप्लाइज होते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, दूध के अंदर जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियम है दूध में, ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाइज करते हैं। इनमें गुणन की प्रोसेस होती है, क्रिया होती है। फिर उससे क्या होता है कि दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। ठीक है, दही में बदल जाता है दूध। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया का यूज और किस में होता है? चीज़ बनाने में, पिकल्स का मतलब अचार, ठीक है, अचार बनाने में, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और भी बहुत तरीके के फूड आइटम्स बनाने में बैक्टीरिया का यूज होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। ठीक है, और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण जो सामग्री होती हैं, ठीक है, रवा की है, इडली की है ना, और जो भटूरे की, उसमें क्या होता है कि दही का यूज़ होता है। ठीक है, दही उसमें डाला जाता है। कैन यू गैस वाई? तो ये क्यों यूज़ में लिया जाता है इसके अंदर कर्ड को? तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो बैक्टीरिया और जो यीस्ट होता है ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, खमीरीकरण की क्रिया के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये जो फर्मेंटेशन है, खमीरीकरण है, ये क्यों किस में किया जाता है? ऑफ राइस, इडलीज। ठीक है, जो इडली राइस होती है, ठीक है, इडली बनाने वाली, उसमें राइस इडलीज में, एंड डोसा बैटर, जो डोसा का बैटर होता है उसमें बैक्टीरिया और यीस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, राइस इडली में और डोसा बैटर में बैक्टीरिया और जो यीस्ट है इसका यूज़ होता है। ये हेल्पफुल होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे फर्मेंटेशन किया जाता है, खमीरीकरण इनसे किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो यीस्ट होता है ये तेजी से बढ़ता है, ठीक है, फिर से ये बनता जाता है और प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, जो श्वसन क्रिया के दौरान ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को
प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, कह सकते हैं हम कि यीस्ट जो होता है ये तेजी से खुद को रिप्रोड्यूस करता है, तेजी से फिर से ये बनते रहते हैं और ये जब रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो बबल्स, गैस के जो बबल्स होते हैं इन्हें डो में भरा जाता है। ठीक है, ये जो डो बनाए जाते हैं उनके अंदर बबल्स को जो हो, ठीक है, ये जो ये ब्रेड वगैरह के जो डो होते हैं, है ना, पिज़्ज़ा वगैरह के जो डो होते हैं उनके अंदर गैस के बबल्स को फिल किया जाता है, भरा जाता है एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, और उसके आयतन को, उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आयतन। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ठीक है, तो यीस्ट का यूज़ किस में होता है? जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उसमें फॉर मेकिंग ब्रेड्स को बनाने के लिए, पेस्ट्रीज को बनाने के लिए और केक्स को बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इसमें आगे है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्यावसायिक रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या उपयोग है वो देखते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बहुत बड़ी मात्रा में एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, और जो एसिटिक एसिड है, जो विनेगर वगैरह होते हैं, उसे बनाने में किसका यूज़ होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का यूज़ होता है किसमें? जो कमर्शियल प्रोडक्शन होते हैं, जो व्यावसायिक जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, शराब वगैरह, एंड वाइन, ठीक है, इनके अंदर भी क्या ये जो यीस्ट होता है इसका यूज़ होता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके लिए जो यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। ठीक है, जो नेचुरल शुगर होती है, प्राकृतिक जो चीनी होती है, उससे यीस्ट को मतलब कि ग्रोन किया जाता है। तो जो नेचुरल शुगर होती है, प्राकृतिक चीनी होती है, उससे यीस्ट को बनाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रेन्स, ठीक है, जो किस में मौजूद होती है? जो अनाज होते हैं उनमें मौजूद होती है, जैसे कि लाइक बार्ले, जो होता है, व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, और जो क्रश्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, ठीक है, जो कि तो जो फ्रूट जूसेस का जो चूरा होता है, क्रश किया होता है, एक्सेट्रा, इनसे क्या होता है कि यीस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। ठीक है, ये जो स्मेल होती है एल्कोहल की, ठीक है, एज शुगर, है ना, शुगर के रूप में, हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट, इसे कन्वर्ट किया जाता है यीस्ट के द्वारा एल्कोहल में, शराब में। ठीक है, तो शराब की ये जो चीनी की जो शराब के रूप में जो खुशबू होती है, स्मेल होती है ना, तो इसे एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो शुगर से एल्कोहल बनाई गई, है ना, एल्कोहल की स्मेल उसमें दी गई, है ना, बदला गया, किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, ये जो बदलने की जो प्रक्रिया है, शुगर इनटू एल्कोहल, शुगर से एल्कोहल बनाने की, इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये फर्मेंटेशन कहलाती है, खमीरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं।
मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका मेडिसिनल यूज़ क्या होता है, दवाइयों के रूप में उनका क्या यूज़ है वो देखते हैं। वैन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन, है ना। हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं और हमें इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेडिसिन के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो दवाइयों के जो स्रोत हैं ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जो बीमारियाँ लगती हैं, उन बीमारियों को रोकने के लिए, ठीक है, ये इन दवाइयों को यूज़ में लिया जाता है। और जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को और उन्हें मारने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, दवाइयाँ ली जाती हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड माइक्रो एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो जिन सूक्ष्म जीवों से, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां होती हैं, उन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए और उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जो दवाइयां ली जाती हैं, वो दवाइयां क्या कहलाती हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किससे बनाई जा रही हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जा रही हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन ये कुछ ऐसे सामान्य एंटीबायोटिक हैं जो विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिन्हें फंजाई और बैक्टीरिया से बनाया गया है, ठीक है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए थे। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेज। तो ये जो एंटीबायोटिक हैं, ठीक है, ये ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। जो विशेष तरीके से वृद्धि करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे ये एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। एंड और जो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं उन्हें ठीक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ डिजीजेज, अलग अलग तरह की बीमारियों को, क्योर का मतलब ठीक करना। तो दोबारा देख लेते हैं इसे कि कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो वृद्धि करते हैं, ठीक है, विशेष जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो वृद्धि कर रहे होते हैं, उनसे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं और उनका यूज़ अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आगे है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उन्हें, तो जो पशु होते हैं, है ना, उनके चारे में और जो घरेलू जो पक्षी होते हैं, ठीक है, उनके खाने में, तो इनके खाने में, इनको फीड करने में जो खाना जो काम में लेते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है।
तो दोबारा देख लेते हैं इसे। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक, जो पशुओं का चारा होता है उसमें एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। एंड पोल्ट्री, जो घरेलू पक्षी जो होते हैं, ठीक है, उनके खाने में एंटीबायोटिक्स मिलाया जाता है टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। क्यों मिलाया जाता है? जो पशु होते हैं उनमें किस तरह का इन्फेक्शन है ना, किस तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनमें किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण किस तरह का हुआ है, उसे चेक करने के लिए जो पशु वगैरह होते हैं, जो पक्षी होते हैं घरेलू, है ना, पोल्ट्री वाले जो होते हैं, है ना, उनके खाने में एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है ना। एंटीबायोटिक्स को मिक्स करके उनको खाना देने से उसके अंदर चेक कर सकते हैं हम कि उनमें किस तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है, सूक्ष्म जीवों से उनमें किस तरह का संक्रमण हुआ है। इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, ठीक है। तो ये पशुओं में ये दिया जाता है एंटीबायोटिक्स उनके खाने में। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। ये बहुत सारे जो प्लांट डिजीजेज होते हैं, पौधों में होने वाले जो रोग होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए भी, उनके नियंत्रण के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। आगे हम इसमें देखते हैं। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। ठीक है, जब बीमारियां होती हैं माइक्रोब से, है ना, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं और बीमारियां लाते हैं, ठीक है, जब हमारे शरीर में ये बीमारियां पैदा करते हैं तो द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो ये जो आक्रमणकारी जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। दोबारा देख लेते हैं इसे। जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर कर रहा है, ठीक है, कोई सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर करके बीमारियां पैदा कर रहा है, ठीक है, बीमारियां लेके हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। आगे देखते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। तो बॉडी को, ठीक है, ये ध्यान रहता है कि अगर वो ही माइक्रोब अगर दोबारा हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है ना, तो उससे कैसे लड़ना चाहिए, उससे कैसे अपनी बॉडी का बचाव करना चाहिए। तो इस अपनी बॉडी को ये रिमेंबर रहता है, ये याद रहता है, ठीक है। तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने का क्या फ़ायदा है कि जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाहर के जो माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, बीमारियां लेकर आते हैं हमारी बॉडी में और हमें बीमार करते हैं, डिजीजेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। फिर क्या होता है कि जो ये एंटीबॉडी होती है ये उनसे फाइट करती है, ठीक है, उनसे लड़ती है और क्या करते हैं कि रिमेंबर, और फिर बाद में ये याद रहता है कि बॉडी में जब दोबारा वही माइक्रोब अगर एंटर कर रहा है तो उससे कैसे लड़ना चाहिए, ये रिमेंबर रहता है, ये याद रहता है बॉडी को। फिर इसमें आगे देखते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का ये यूज़ होता है, ये काम होता है जब बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो आगे देखते हैं। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। ठीक है, हमारे क्या होता है कि कोई डेड है ना, कोई मृत या फिर कोई कमजोर माइक्रोब्स है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी जो हेल्दी बॉडी है, स्वस्थ हमारे जो शरीर में अगर प्रवेश करता है तो द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करती है, लड़ती है और
उसको मारती है। जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, जो भी आक्रमणकारी बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसे वो क्या करती है, मारती है, लड़ती है बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। और किससे, जो सूटेबल एंटीबॉडीज होती है, जो उसके लिए जो एंटीबॉडीज बनी होती है हमारी बॉडी में, उससे वो उस बैक्टीरिया से, है ना, उस माइक्रोब से वो लड़ती है और उसे मारती है। ठीक है, तो इस तरह से रिमेंबर रहता है और ये एंटीबॉडीज का यूज होता है। तो दोबारा देख लेते हैं इसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोई भी जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया अगर एंटर कर रहा है तो बॉडी उससे क्या करती है, फाइट करने के लिए, उसे मारने के लिए जो भी सूटेबल एंटीबॉडीज होती है उसे प्रोड्यूस करती है, उसे बनाती है। ठीक है, उसके लिए जो भी सही होती है एंटीबॉडीज उसे वो प्रोड्यूस करती है, बनाती है और उससे फिर वो क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती है, उससे फाइट करती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। तो जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो हमारा संरक्षण करती है, हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब से जो बीमारियां पैदा होती हैं, माइक्रोब्स के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी। ठीक है, और कैसे प्रोटेक्ट करती है, उनसे हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज बना के। ठीक है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी हमारी सुरक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। जो भी माइक्रोब से बीमारियां पैदा होती हैं, जिन माइक्रोब्स के कारण बीमारियां होती है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन को भी काम में ले सकते हैं। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, तो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि क्या क्या शामिल है उनमें, जैसे कि कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, जो स्मॉल पॉक्स है और हेपेटाइटिस है, इन सब के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। इनके लिए तो ये जो बीमारियां हैं इनके लिए वैक्सीन बनाई जाती है। इन बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जाता है। ठीक है, वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण है ना, और प्रिवेंटेड बाय मतलब कि इन बीमारियों को रोका जाता है। प्रिवेंटेड बाय का मतलब रोकना। ठीक है, ये जो सारी बीमारियों के जो नाम दिए हुए हैं, ठीक है, कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस वगैरह, इनके लिए वैक्सीनेशन होती है, टीकाकरण होता है और टीकाकरण के द्वारा इन्हें रोका जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन given injections to protect yourself against several diseases diseases। ठीक है, तो in your childhood है ना, अपने बचपन में क्या हमें इंजेक्शंस दिए गए थे, है ना, इंजेक्शंस लगाए गए थे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए हमें बचपन में इंजेक्शंस दिए गए थे। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस। क्या आप लिस्ट बना सकते हैं इन बीमारियों की। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की इसमें हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बचपन में जो जो टीके लगे हुए थे, है ना, वो कौन सी बीमारियों के लिए कौन से टीके लगे हुए थे, इनकी एक लिस्ट पेरेंट्स की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज। तो सभी बच्चों को बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है, सभी बीमारियों से बचने के लिए इसकी जरूरत है ना। आगे इसमें देखते हैं। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स।
तो जो ज़रूरी वैक्सीन होती हैं, है ना, जो ज़रूरी टीके होते हैं वो हमारे पास के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अवेलेबल होती हैं, उनमें वो मिल जाती हैं। ठीक है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो हमने एडवर्टाइजमेंट देखे हैं टीवी में और न्यूज़पेपर में देखा है कि रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो हमने टीवी के जो ऐड आते हैं, टीवी का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो न्यूज़पेपर है, उसमें हमने देखा कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो बच्चों के प्रोटेक्शन से संबंधित, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित अगेंस्ट पोलियो, जैसे कि पोलियो है ना, तो पोलियो के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा से संबंधित अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम बनाए गए। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि टीवी के एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर में हमने देखा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जो पोलियो वगैरह है उसके खिलाफ क्या बनाया गया, एक पल्स पोलियो प्रोग्राम बनाया गया। तो जो पल्स पोलियो अभियान है वो बच्चों की पोलियो से सुरक्षा के लिए ये अभियान चलाया गया, ये पल्स पोलियो प्रोग्राम बनाया गया। फिर इसमें है पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप दी जाती है बच्चों को, वो एक्चुअल में क्या होती है, वो वैक्सीन ही होती है, एक तरह का वो टीका ही होता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है उसके खिलाफ विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, वर्ल्ड वाइड कैंपेन उसके खिलाफ चलाया गया और हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और विश्व के कुछ भागों से उसे क्या किया गया, नष्ट किया गया, उसका नाश किया गया। इरेडिकेशन का मतलब नाश करना या उसका उन्मूलन किया गया। तो क्या हुआ कि जो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है ना, उसके खिलाफ क्या किया गया कि विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया। और फिर इसके नेतृत्व में क्या हुआ कि जो विश्व के बहुत सारे भागों से, ठीक है, बहुत सारे पार्ट से ज़्यादातर ये बीमारी क्या हुई, रोक दी गई, इस बीमारी का नाश किया गया, उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। तो आजकल क्या कर रहे हैं कि जो वैक्सीन होती हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से एक बहुत बड़े स्तर पे वैक्सीन्स, टीके बनाए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। ठीक है। तो जो मनुष्य हैं और जो पशु हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन्स बनाए। तो आजकल ह्यूमंस, मनुष्यों को और जो दूसरे जो पशु पक्षी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत बड़े स्तर पे सूक्ष्म जीवों से वैक्सीन बनाई जा रही है, टीके बनाए जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका यूज होता है, हेल्पफुल होते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एबल होते हैं। ठीक है। मतलब कि इसका मतलब है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में जो मौजूद नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसके साथ में वो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं और टू एनरिच सॉइल, और मृदा के उपजाऊपन को वो बनाते हैं, बढ़ाते हैं विद नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में मिलके।
कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो वातावरण में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है, उस नाइट्रोजन से क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं, कुछ जो जीवाणु हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, उनके साथ में फिक्स होके और वो मृदा की क्या करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसके उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, इन्हें सामान्य रूप से क्या कहेंगे हम, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहेंगे। ठीक है, जिन सूक्ष्म जीवों से मृदा की फर्टिलिटी, ठीक है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, मृदा के उपजाऊपन बढ़ रहा है ना, तो इन जो ये माइक्रोब्स हैं, इन्हें हम सामान्य रूप से क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, मतलब जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहेंगे। तो समझ में आया कि नाइट्रोजन की फर्टिलिटी कैसे बढ़ रही है। जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ रही है, ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है, जो नाइट्रोजन होती है, उसके साथ में ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, फिक्स होकर और ये क्या करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन जो होता है, ठीक है, उसे बढ़ाते हैं, है ना, उसे सॉइल में क्या करते हैं, उर्वरता उत्पन्न करते हैं, बढ़ाते हैं, और इन्हें फिर हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है वो देख लेते हैं। इसमें बुजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। ठीक है, बुजो और पहेली दो स्टूडेंट्स है, उन्होंने जो स्कूल का जो माली है उसे मैन्योर बनाते हुए देखा है। ठीक है, और मैन्योर का मतलब होता है जो गोबर से जो बनती है खाद, है ना, वो क्या होती है, मैन्योर कहलाती है। तो उस गार्डनर को बच्चों ने क्या देखा है, मैन्योर बनाते हुए, है ना, गोबर की खाद बनाते हुए देखा है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, दे कलेक्ट्स along with their friends they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens। तो उन्होंने क्या किया, जो बुजो और पहेली हैं, ये जो दो स्टूडेंट हैं, ये अपने दोस्तों के साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, जो प्लांट से निकलने वाला जो वेस्ट है उसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा कर रहे हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना, तो फ्रूट्स से और जो वेजिटेबल्स से, जो सब्जियों से और फलों से जो वेस्ट निकल रहा है, जो पौधों से जो वेस्ट निकल रहा है, उन्हें वो कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। ठीक है, पास के घरों से और गार्डन से वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं, प्लांट के, सब्जियों के और फलों के वो वेस्ट को, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को वो कलेक्ट कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं। दे पुट दैम इन अ पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और वो एक क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, ठीक है, पिट का मतलब गड्ढा खोदना, है ना, गड्ढा बनाना। तो वो क्या कर रहे हैं कि एक गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर उस वेस्ट को डालते हैं। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद में देखा कि जो उन्होंने वेस्ट उसमें डाला था गड्ढे में, वो डिकम्पोज होके, है ना, विघटित होके, और किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में, खाद में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, खाद में बदल गया, कन्वर्टेड मतलब बदलना। बुजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो जो बुजो और पहेली दोनों स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो कन्वर्ट हुआ है मैन्योर में, वेस्ट जो है वो कैसे हुआ, क्या प्रोसेस रही होगी इसके पीछे। तो वो ये इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। तो ये एक तरह की एक्टिविटी दी हुई है कि दो पॉट हैं, उसके अंदर उनको आधा आधा सॉइल से भरा गया, फिर उन पे ए और बी मार्क किया गया, फिर उसके अंदर एक जो पॉट ए है उसमें प्लांट वेस्ट को डाला गया। ठीक है, एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। और जो पॉट बी है
है ना, उसके अंदर प्लास्टिक बॉटल वगैरह हैं, पॉलीथीन बैग वगैरह, एम्प्टी ग्लास हैं, ठीक है, जो ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज हैं, ये सारा ये इसके अंदर डाला गया, ये ठीक है। तो 2 पॉट लिए गए, टेक 2 पॉट एंड फिल ईच, ठीक है। तो 2 पॉट लिए गए, उनके अंदर आधी आधी मिट्टी भरी गई, सॉइल भरा गया, फिर उसके अंदर एक जो ए और बी से उसे पॉइंट आउट किया गया, और फिर जिस पे ए मार्क किया गया था उसके अंदर प्लांट वेस्ट को डाला गया, और जिस पे बी मार्क किया हुआ था, ठीक है, उस पॉट के अंदर क्या डाला गया, जो पॉलीथीन बैग वगैरह, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स वगैरह हैं, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज वगैरह हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर डाली गई। पुट द पोट्स असाइड, ठीक है, और उन दोनों पोट्स को एक साइड में रख दिया गया। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 weeks, फिर उन्हें 4 से 5 सप्ताह के बाद में उसे देखा गया। तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से फिर आगे हम देखते हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पोट्स। तो आपने ये जो 2 पोट्स हैं इनके बीच, इनमें कोई अंतर देखा है, कोई डिफरेंस देखा है? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, तो क्या डिफरेंट रहा होगा, इसमें क्या अंतर रहा होगा, क्या डिफरेंस रहा होगा? यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए। तो हमने क्या देखा कि जो ए पोर्ट है जिस पर ए मार्क किया हुआ है, उस पोर्ट के अंदर क्या था, प्लांट वेस्ट था। तो उसे हमने देखा हैज बीन डीकम्पोज्ड, ठीक है, वो क्या हो गया, डीकम्पोज्ड हो गया, विघटित हो गया। हाउ डिड दिस हैपन, तो ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो ए पोर्ट है जिसमें प्लांट वेस्ट आधी मिट्टी भर के और जो प्लांट वेस्ट है वो डाला गया था, वो 3 से 4 सप्ताह बाद में जब उसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो हम देखा गया कि वो कन्वर्ट होके मैन्योर में वो कन्वर्ट हो गया है, खाद में बदल गया है। और ये खाद में किससे बदला? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स की वजह से, ठीक है, माइक्रोब्स की क्रिया की वजह से वो जो प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, खाद में बदल गया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो जो पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स जो बना है, ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स बना है, जो पोषक पदार्थ जो बना है, जो खाद जो रिलीज हुई है, बनी है ना, इन द प्रोसेस, ठीक है, इस प्रक्रिया में, कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो इसे दोबारा पौधों में यूज में ले सकते हैं, पौधों में इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, है ना। जो प्लांट वेस्ट से जो मैन्योर बना था, जो खाद बनी थी माइक्रोब्स के द्वारा, जब उसे कन्वर्ट किया गया मैन्योर में, तो उस मैन्योर को, उस खाद को दोबारा पौधों में यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें, डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, है ना। तो 2 पोर्ट थे, तो ए पोर्ट में तो जो प्लांट वेस्ट था, है ना, जो माइक्रोब से माइक्रोब ने उसे मैन्योर में कन्वर्ट किया, है ना। और इस प्रोसेस को, ये जो न्यूट्रिएंट्स जो मिला उससे, है ना, जो मैन्योर मिला, जो खाद मिली, उसे हम दोबारा प्लांट में यूज में ले सकते हैं। और जो पोर्ट बी था जिसमें क्या क्या थे, पॉलीथीन बैग वगैरह थे, एम्प्टी ग्लासेस, खाली ग्लासेस थे, बॉटल्स थे, ब्रोकन टॉय, ठीक है, टूटे हुए जो खिलौने थे, है ना, उनके जो टुकड़े थे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। तो ये नोटिस किया गया, ये देखा गया कि इनमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, ठीक है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो, ये जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ये पोर्ट बी में जो चीज़ें डाली गई थी, उनको माइक्रोब्स जो होते हैं उन पे कोई क्रिया नहीं करते हैं, है ना। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उन पर कोई क्रिया नहीं करते, माइक्रोब्स उन पर कोई क्रिया नहीं करते, कोई एक्ट नहीं करते, और उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, उन्हें खाद में नहीं बदलते हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead, ठीक है। तो
तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ठीक है, जो मृत जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, है ना, वो किससे बनते हैं, जो सड़े गले जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो पौधे सड़ने गलने लग जाते हैं, डिकेइंग का मतलब सड़ना गलना, ठीक है, तो जो पौधे सड़े गले हुए होते हैं, सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं, उन पौधों से क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ठीक है, मृत रासायनिक पदार्थ बनते हैं। किनसे, जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो सड़े गले पौधे होते हैं, जो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, उन पौधों से। एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, और जमीन में जो पशु पक्षी जो मरे हुए होते हैं, है ना, मृत जो पशु पक्षी होते हैं, उनसे भी क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में क्या बनते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, तो हमने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद में वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना, तो कुछ टाइम बाद में वो मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो ये किस वजह से होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों से और पशु पक्षियों से जो निकलने वाला जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो मृत रासायनिक जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उनका विघटन कर देते हैं, उन्हें विघटित कर देते हैं, और क्या करते हैं, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस, और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, साधारण तत्वों में उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। These substances are again used by other plants and animals. तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, इनका क्या होता है कि यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरे जो पेड़ पौधे होते हैं, दूसरे जो पशु पक्षी होते हैं, उनमें इनका दोबारा यूज होता है, दोबारा इनका उपयोग किया जाता है। Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment, ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका यूज होता है डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस, ठीक है, जो दुर्गंध पैदा करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, गंध पैदा करने वाले जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, और जो हार्मफुल होते हैं, जो नुकसानदायक जो पदार्थ होते हैं, उन्हें डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, उनको नष्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से उपयोगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इस तरह उपयोगी होता है, ठीक है, और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, जो नुकसानदायक और जो स्मेली सब्सटेंस होते हैं, गंध पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको ये विघटित करते हैं, उनका विघटन करके ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और ये क्या करते हैं, ये जो सारी प्रोसेस जब होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब विघटन की क्रिया करता है, ठीक है, डिग्रेड करता है जो हार्मफुल और जो स्मेली सब्सटेंस होते हैं उनको, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्लीन अप द एनवायरनमेंट, ठीक है, इससे एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण जो है, वो साफ सुथरा बन जाता है, उससे क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, या हम कह सकते हैं उससे पर्यावरण की सफाई हो जाती है, उससे ये जो स्मेली और जो हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो नष्ट हो जाते हैं, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा,
ये हट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो इससे इन्वायरमेंट की साफ सफाई हो जाती है, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक, ये चैप्टर अभी के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक आपने जो पढ़ा है, जो जाना है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।